नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। पहले दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा मानव प्रजनन तंत्र यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम चल रहा था। इससे पहले हम 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, जबकि पहली क्लास में हमने इस रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो ऑर्गन भाग लेता है उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी आपको दिया था। तो आप जा कर के कम से कम पहला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। और जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने बताया था क्वेश्चन आंसर, यानी कि उसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन हमने किया था। आज हम उसी से आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारा का सारा वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले कम से कम आप पहले नंबर का क्लास यानी क्लास 1 रिप्रोडक्शन सिस्टम का आप ज़रूर देख लीजिए, ताकि इसमें जो भी ऑर्गन्स यहाँ उसका नाम अगर यहाँ पे आएगा तो आप उसे समझ पाएंगे कि वो ऑर्गन कहाँ का बात हो रहा है और उसका उसका क्या कार्य है। तो इसलिए कम से कम आप पहला क्लास ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा ये तीसरा क्लास है। इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं खास करके जो रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि रेलवे में थोड़ा साइंस टफ पूछा जाता है, तो इसलिए अगर रेलवे का अगर आप साइंस कर लेते हैं तो बाकी एग्जाम का साइंस आपको ईजिली हो ही जाएगा, ठीक है। तो रेलवे को ही रेफरेंस मान करके यहाँ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और बार बार ये पूछा जाता है। जैसे ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में। ये कह रहा है गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन ए है रक्तचाप को कम करने के लिए। तो रक्तचाप और गर्भ निरोधक से कोई मत संबंध नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी है थकावट से निजात पाने के लिए। थकावट से निजात पाने के लिए गर्भ निरोधक उपयोग क्यों करेगा कोई, ये भी गलत है। सी नंबर है गर्भावस्था से बचने के लिए। तो ये सही है। गर्भ निरोधक से मतलब है रोक देना। तो गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग किया जाता है गर्भावस्था से बचने के लिए, ठीक है। डी कह रहा है जीवाणुओं से होने वाले संक्रमण की रोकथाम के लिए। तो जीवाणुओं के संक्रमण से रोकना है तो वो कहीं से भी आ सकता है, हवा के द्वारा भी आ सकता है। आप छींकते हैं, खांसते हैं, उससे भी जीवाणु का संक्रमण बढ़ जाता है। तो इसमें गर्भ निरोधक का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसलिए सी सही हो जाएगा। गर्भावस्था से बचने के लिए गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2022 में 24/8 को पूछा गया था ग्रुप डी में, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का हिस्सा नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले क्लास में हम आपको बताया था कि लड़के और लड़कियों में जो है ये 12 से 13 वर्ष के बाद जो है वो होता है किशोर अवस्था शुरू। और किशोर अवस्था शुरू होने के बाद शरीर में ढेर सारे परिवर्तन आते हैं। जिस तरह से कि पुरुषों में परिवर्तन आता है, उसका आवाज़ भारी हो जाना, उसके जो है दाढ़ी मूछें निकलने लगना, मुहासे आने लगना, ये सब। जबकि लड़कियों में क्या होता है, उसकी आवाज़ में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, पतली आवाज़ की पतली ही रहती है। साथ ही साथ उसके स्तन का विकास होने लगता है। साथ ही साथ जो है गुप्तांगों पे बाल आने लगते हैं। तो इन सारे परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा शारीरिक परिवर्तन है जो कि ये विकास यानी कि यौन विकास के चरण का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो कि किशोर अवस्था में नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है मासिक धर्म। ये तो परिवर्तन है, क्योंकि मासिक धर्म जो है ये इसी किशोर अवस्था में शुरू होता है, यानी यौन विकास का संबंध है। मासिक धर्म से संबंधित यही है कि अब जो है लड़कियां जो है धीरे धीरे वो एक तरह से अपने अंदर जो है भ्रूण को विकसित करने के लिए वो विकसित हो रही है, ठीक है। तो यौन धर्म मासिक धर्म जो है ये तो संबंधित है। मोटापा की बात करें, देखिए मोटापा का कोई एज नहीं होता, कोई किशोर अवस्था, युवा अवस्था या बाल्यावस्था नहीं होता। मोटापा कभी भी हो सकता है, इसका यौन विकास से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पूछ भी रहा है कि यौन विकास का चरण नहीं है, तो इसलिए इसका बी सही हो जाएगा। यानी कि मोटापा का जो संबंध है वो खाने पीने में परिवर्तन होने से है, एक्सरसाइज न करने से है, ना कि ये यौन विकास से है। तो इसलिए इसका सही आंसर मोटापा हो जाएगा कि मोटापा का यौन विकास से कोई मतलब नहीं है। बात करें सी का आवाज़ बदल जाना, तो हाँ, लड़कों का आवाज़ बदल जाता है और ये एक यौन विकास में ही माना जाता है, यानी किशोरावस्था में प्रवेश करना ही माना जाता है। मुहासे का आना, तो ये भी सही है कि शरीर में अगर ढेर सारे परिवर्तन होंगे, हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा, कुछ घटेगा, तो इससे होगा क्या, शरीरों पे जो है दाने निकलने शुरू हो जाएंगे, यानी मुहासे आना। तो ये मुहासा जो है लड़के लड़की दोनों में आ जाते हैं। आवाज़ का बदलना ये सिर्फ लड़कों में होता है, मासिक धर्म सिर्फ लड़कियों में होता है। ये यौन विकास का चरण है, जबकि मोटापा इसका चरण नहीं है। इसलिए बी जो है एकदम सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर में हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं। यानी कि जो शरीर में जितना हार्मोन बनना चाहिए उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ हो जाना, मतलब हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाना। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है। गोलियों से आपने सुना होगा गर्भ निरोधक गोलियों, जैसे कि उसका नाम है, कुछ नाम है सहेली, कुछ ऐसा ही नाम है कुछ गर्भ निरोधक गोलियों का। तो उसका प्रयोग क्या होता है, जिस तरह से हमारे आप सबके अंदर जो है कुछ हार्मोन बनना शुरू हो जाता है किशोरावस्था में, जैसे कि
पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाता है, फिर कुछ देर मतलब कुछ समय के बाद फिर प्रोजेस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है। तो ये सभी हार्मोन हैं और इसी प्रकार के हार्मोन गोलियों में भी पाया जाता है, जो कि गर्भ निरोधन के लिए ये गोली खाया जाता है। तो इस गोली की वजह से जो है महिलाओं के शरीर में हार्मोन का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, यानी हार्मोन बदलना शुरू हो जाता है। जो हार्मोन जब बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है, यानी कि तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, गोलियों के सेवन से। बात करें ऑप्शन बी का, तो फेलोपियन ट्यूब का सल क्रियात्मक अवरोधन, तो ये नहीं है, ऑपरेशन जिसे आम भाषा में कह देते हैं। तो ये फेलोपियन ट्यूब का जो अगर काट के बांध दिया जाए, यानी कि ऑपरेशन कर दिया जाए डॉक्टरी भाषा में, तो उसमें जो हार्मोन के संतुलन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉपर टी लगाना, तो कॉपर टी से भी हार्मोनल संतुलन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि कॉपर जो है वो शुक्राणुओं की गति को एक तरह से कह देखिए निष्क्रिय कर देता है। तो इस वजह से जो है निषेचन नहीं हो पाता है और फिर वो भ्रूण नहीं बन पाता। कंडोम का प्रयोग, तो ये जो है पुरुषों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है महिलाओं के शरीर में जो है एक तरह से फेलोपियन ट्यूब में तक जो है शुक्राणु ना पहुंच पाए। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोलियों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि संतुलन बिगड़ जाता है हार्मोन का। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार की आहार की आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन है पोषण की दृष्टि से संतुलित होना, निम्न संतृप्त वाला वसा वाला ठीक है, लौह युक्त बहुल और प्रोटीन से भरपूर। तो आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन से भरपूर भोजन तो करना ही चाहिए, लौह युक्त बहुल भी यानी कि जो वस्तु है लौह युक्त पदार्थ खाना ही चाहिए, संतृप्त वसा निम्न संतृप्त वसा वाला भी भोजन खाना चाहिए। लेकिन इन सब का सार जो है वो है पोषण की दृष्टि से संतुलित होना। अगर पोषण की दृष्टि से अगर वो संतुलित है तो कहीं ना कहीं उसमें वसा भी कम है, कहीं ना कहीं लौह युक्त जो पदार्थ है वो भी ज़्यादा है, प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में है। इसलिए अगर एक शब्द में कहा जाए तो ये पोषण की दृष्टि से संतुलित होना इन तीनों ऑप्शन के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन माना जाता है। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पोषण की दृष्टि से संतुलित होना। लेकिन यही समय होता है जब लोगों के भोजन में बहुत सारा परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि देखिए ये जो 13 से 14 साल या 12 से 13 साल का उम्र है, इसी उम्र में जो है मान लीजिए कि किसी लड़के ने 15 साल की उम्र में 10th पास किया और 10th पास करने के बाद वो घर से पहली बार बाहर निकलता है और उसके बाद वो फास्ट फूड का शिकार हो जाता है, यानी कि चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, जो भी चाइनीज फूड है या फिर जो प्रोसेस्ड फूड है उन सबको खाना शुरू कर देता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वसा पाया जाता है। एकदम से वसा से भरा हुआ भोजन कर रहा है, ना तो प्रोटीन की कोई ज़रूरत, ना तो प्रोटीन उसमें देखने को मिलेगा, ना ही किसी प्रकार का विटामिन्स होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट थोड़ा मात्रा में पाया जाएगा और वसा पाया जाएगा, जिससे कि सबसे बेकार फूड अगर कह सकते हैं तो वही हो जाता है फास्ट फूड खाना या प्रोसेस्ड फूड खाना। तो इसी अवस्था में जो है सबसे ज़्यादा परिवर्तन भी होने लगता है, यानी शरीर को चाहिए संतुलित भोजन, लेकिन इसी अवस्था में लोग करना शुरू कर देते हैं असंतुलित भोजन। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो एज है जो 13 वर्ष से या फिर कह सकते हैं 12 वर्ष से जो है ये 18-19 वर्ष का एज है, इस एज में जो है शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होता है, तो इसमें संतुलित आहार की हमें आवश्यकता होती है। तो फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड को जो है थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ, कभी कभार अगर 8 दिन में 10 दिन में 2 बार 1 बार खा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार इसका सेवन नहीं करना है। इससे जो है प्रजनन स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ आपके शरीर में जो विकास होना चाहिए वो वास्तविक विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड का थोड़ा बहुत आपको रोक लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर तो पोषण की दृष्टि से संतुलित भोजन है। तो प्रजनन स्वास्थ्य विकास सही रहेगा और जो एज में जो है विकसित होना चाहिए आपका शरीर का, तो वो भी विकास सही से हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानव में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिलाओं की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होना और निषेचन कहाँ होता है। सीधे तरह से ये पूछ सकता था कि निषेचन कहाँ होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं पूछेगा, क्योंकि ये तो जो है स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूज करने में लगा हुआ है। तो इसका सीधे तौर पे पूछ सकता था कि निषेचन कहाँ होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डिम्बवाहिनी नली में, जिसे फेलोपियन भी कहते हैं, जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं या फिर ओविडक्ट भी कह देते हैं। यह है डिम्ब वाहिनी। डिम्ब का मतलब होता है एक तरह से अंडाणु। ठीक है, और अंडाणु जहाँ से वहन करता है, यानी जहाँ से गमन करता है, जहाँ से जाता है, उसे डिम्ब वाहिनी नली कह देते हैं। ठीक है, तो ये डिम्ब वाहिनी नली, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस तरह से यहाँ ओवेडी है, फिर यहाँ से इस तरह से डिम्ब वाहिनी नली जाता है और यहाँ पे गर्भाशय पाया जाता है। आपको इस तरह से बना फिगर में आपने देखा था, और फिर यहाँ पे भी, यानी कि दो जोड़ी जो है, एक जोड़ी जो है अंडाशय पाया जाता है, और ये नली जो है इसे ही कहते हैं फेलोपियन नली
या फिर डिम्ब वाहिनी नली, तो इसी में आकर के जो है शुक्राणु आकर के अंडाणु से मिलता है और निषेचन होता है। ये निषेचन वह क्रिया होता है जहाँ शुक्राणु अंडाणु से आकर के अटैच होता है। तो यहाँ कह रहा है निषेचन कहाँ होता है, तो ये फैलोपियन नली हो जाएगा। योनि, तो योनि की बात नहीं, ये सबसे बाहरी हिस्सा है। गर्भाशय ग्रीवा, तो गर्भाशय का सबसे लास्ट हिस्सा जो है वो गर्भाशय ग्रीवा है। और गर्भाशय की बात करें तो ये आंतरिक भाग जहाँ आकर के भ्रूण स्थापित होता है तो उसे गर्भाशय कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिम्ब वाहिनी नली। ये जो नली है इसी नली में जो है निषेचन होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।